मैं रामकेश मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट सेकंड, बीए पार्ट 2 मैं सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं केशवदास, जो बीए पार्ट सेकंड में जो पुस्तक है रीतिकालीन काव्य, संपादक हैं प्रदीप कुमार मीणा। ये पुस्तक बीए पार्ट सेकंड में है, तो इसमें पहला जो पाठ है वो है केशवदास। आज हम केशवदास के बारे में, उनके जीवन परिचय, उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले केशवदास का जन्म संवत 1618 विक्रम संवत को हुआ तथा मृत्यु संवत 1680 विक्रम संवत में हुई। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्यों में केशव को भी अनेक विद्वान मानते हैं। इसका कारण उनका आचार्य एवं महाकवि का समर्थ रूप है। केशवदास के वंशजों का मूल निवास स्थान ब्रज और राजस्थान के दहली डीग मार्ग पर कुम्हेर गांव को माना जाता है। केशव के पूर्वज गोपाचल में राज्याश्रित रहे थे। उनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेशों ने आश्रय दिया था। उनके पूर्वज संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इसका उल्लेख स्वयं केशवदास ने कवि प्रिया में किया। इनके पूर्वज संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इसका उल्लेख उनके स्वयं केशवदास ने जो अपनी रचना है कवि प्रिया में किया है, और उन्होंने कहा है, भाषा बोलने जानहि जिनकी कुल के दास, भाषा कवि हो मंदमती तेहि कुल के सत्तास। तो केशवदास उसी कुल के हैं। केशवदास का जन्म भारद्वाज गोत्रीय सनाढ़ विप्रवंश में हुआ था। इन्हें वेदांतवादी मिश्र कहा जाता था। वर्तमान मध्य प्रदेशांतर्गत ओरछावासी विप्रकुल में उनका जन्म होते ही अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की गई। आज भी वहाँ के व्यासपुर मोहल्ले में उनके घर के भग्नावशेष प्राप्त हैं। केशवदास ने विधिपूर्वक अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। पिता पंडित काशीनाथ के प्रति केशव की अगाध श्रद्धा थी। मिश्र बंधु विनोद में केशव पुत्रवधू नामक कवित्री का उल्लेख भी मिलता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि केशव कुल की नारियां भी विदुषी थी। केशव की शिष्या प्रवीण राय भी नृत्य प्रवीण विदुषी थी। अतः कवि आचार्य केशवदास को महाराज रामसाय के छोटे भाई इंद्रजीत से राजस्व प्राप्त हुआ, जो आजीवन बना रहा। अकबर बादशाह से बड़े हुए झगड़े को आचार्य केशव ने ही अपनी चतुरता से निपटा दिया था। इसलिए केशवदास को महाराज इंद्रजीत सिंह सदा सम्मान देते थे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं होता था। इंद्रजीत के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा नरेश बने। उनके राज्यकाल में ये भी केशवदास का सम्मान बना रहा। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त रामसाय, रतन सेन, अमर सिंह और चंद्रसेन ने भी केशवदास का सदा सम्मान किया था। जहाँ तक काव्य के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है, केशवदास अलंकारवादी थे। इन्होंने बाह्य, दंडी तथा उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का ही अनुसरण किया है और आधार ग्रंथों के रूप में काव्यादर्श, अलंकार शेखर
तथा काव्य कल्पतावृत्ति आदि को ग्रहण किया है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि है। भूषण या अलंकारहीन कविता को वे असुंदर समझते थे, इसलिए उनकी रचनाओं में श्लेष, यमक आदि का आश्रय लेकर उक्ति, वैचित्र एवं शब्द चमत्कार की प्रधानता मिलती है। यहाँ तक कि द्रोहता और नीरसता भी उत्पन्न हो जाती है। सुवर्ण की खोज में तथा कवि रूढ़ियों के निर्भय में तल्लीन उनकी काव्य चेतना कवि सुलभ रागात्मक तारल्य एवं सहज सौंदर्य बोध से प्राय वंचित ही रह गई है। सैद्धांतिक विषय प्रतिपादन भी विसंकरण तथा अमौलिक है। मौलिकता केवल अलंकार वर्गीकरण में ही दिखाई देती है, जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः केशवदास का उद्देश्य न तो अव्याहत रसंचार था और न ही गंभीर सिद्धांत विवेचन ही। उनका लक्ष्य तो ब्रजभाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन, प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण तथा राज्य परितोष ही प्रतीत होती है। आभ्यंतरिक प्रेरणा की गहनता का अभाव उनकी मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की कृतियों में मिलता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा रामचंद्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो उनकी ख्याति का प्रधान आधार है। इनके अतिरिक्त मुक्तक रचनाओं में रतन बावनी, विज्ञान गीता तथा जहांगीर जस चंद्रिका और प्रबंधात्मक रचनाओं में वीर सिंह देवचरित भी उपलब्ध होता है। लाला भगवान देन ने केशव की एक नक्शक नाम की रचना का भी उल्लेख किया है। ग्रंथों की विषय वस्तु और वर्णन शैली देखने से ज्ञात होता है कि इन्होंने रीति परंपरा के साथ वीर काव्य की परिपाटी को भी अपनाया है और भक्ति की धारा से भी तटस्थ नहीं रहे। विज्ञान गीता संस्कृत ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय की तरह उपदेशात्मक पौराणिक की रचना है, जिसमें काव्य तत्व दार्शनिकता के वाक्चाल में तिरोहित हो गया है। केशवदास ने यद्यपि स्वयं ही राम को अपना इष्टदेव बताया है, फिर भी भक्ति के आवेगपूर्ण आत्मसमर्पण के दर्शन उनकी रामचंद्रिका में नहीं होते। उनकी विशेषता छंद विविध संवादों, रूढ़िगत वर्णनों तथा चमत्कार उक्तियों की दुहता में ही निहित है। ब्रजभाषा काव्य को केशव की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका आभास संभवतः कृपाराम आदि में उनसे पूर्व ही मिलने लगा था, का साहसपूर्वक स्थापन और निर्भय किया तथा तत्कालीन भाषा काव्य में रीति की प्रवृत्तियों के लिए एक विशेष आदरपूर्ण स्थान अर्जित किया। राजस्थानी चित्रकारों ने जिस साहित्यिक ग्रंथों को चित्रित किया, उनमें कवि प्रिया, रस प्रिया विशेष है। इन रचनाओं की अनेकानेक हस्तप्रतियाँ सुदूर स्थानों से उपलब्ध हुई है, जिससे केशव की लोक प्रसिद्धि और इन रचनाओं का व्यापक प्रचार निश्चित रूप से प्रमाणित होता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त का मत है कि रीति काव्य के मान्य सिद्धांतों द्वारा यह बात बार बार दोहराई गई है कि जिन संस्कृत ग्रंथों का आधार केशव ने लिया था या जो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाए, उसका अनुसरण परवर्ती कवियों द्वारा नहीं हुआ। अतएव केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय मिलना चाहिए, परंतु चिंतामणि व्यक्तित्व केशव की अपेक्षा बहुत कम प्रभावशाली था। यह दूसरी बात है कि अन्य कवियों ने भी उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाया जिनको चिंतामणि ने स्वीकार किया था। रीति काल के प्रति एक विशिष्ट मानसिक वातावरण के निर्माण में केशव का स्थान चिंतामणि की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है। केशव आचार्य और कवि दोनों ही है रूपों में अपने तथा अपने बाद के युग के लिए प्रेरक शक्ति रहे हैं, भले ही स्वतंत्र रूप में
उनका महत्व अधिक न हो। धन्यवाद।